Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the Kanun Shahadat Order 1984 presented by Advocate Kashfa 786. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. To share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. अगर इसका कोर्स कंपेयर करें बाकी सब्जेक्ट के साथ इसका सिलेबस बहुत कम है जबकि मार्क्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आप लोग अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि कानून शहादत को पहले कवर करें बाकी सब्जेक्ट से और जल्दी से कवर करें क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है। तो और इसमें से 20 मार्क्स आएंगे आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कवर द सिलेबस ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। और अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे कंप्लीट तो आपका पूरा कानून शहादत ऑर्डर का जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कानून शहादत ऑर्डर 1984 इज, जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है वो क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश आर्टिकल्स इन द कानून शहादत ऑर्डर 1984। जो कानून शहादत ऑर्डर है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देयर आर 166 आर्टिकल्स इन द कानून शहादत ऑर्डर 1984। जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है उसमें 166 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कानून शहादत ऑर्डर 1984 एक्सटेंड्स टू द होल पाकिस्तान and applies to all judicial proceedings before any form except why? The right answer is arbitrator। arbitrator के अलावा जिसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो पाकिस्तान में अप्लाई हो सकती हैं एक्सेप्ट आर्बिट्रेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कानून शहादत ऑर्डर 1984 दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन। जो सर्टेन ओपिनियन होल्ड करता है, सर्टेन इंटेंशन एक्ट्स इन गुड फेथ होता है और वो क्या होता है? एविडेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी एविडेंस। ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट इन इशू इज अ फैक्ट। जो इशू है उसमें जो फैक्ट होता है वो क्या होता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी asserted by one and denied by the other party। फैक्ट इन इशू क्या होता है? जो एजर्ट किया जाता है बाय वन और डिनाइड किया जाता है बाय द अदर पार्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फैक्ट इज सेड टू बी डैश टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर टू द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डर रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रेलेवेंट। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर। एक फैक्ट है जो दूसरे से रेलेवेंट कहा जाता है जब एक जो है वो कनेक्ट होता है दूसरे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द कानून शहादत 1984 के तहत जो है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट डैश लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्बिट्रेटर्स के अलावा जो है जी कानून शहादत ऑर्डर सबको जजेस इंक्लूड करता है, जजेस को, मैजिस्ट्रेट्स को और ऑल पर्सन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ए सोस मिस्टर बी। जो मिस्टर ए है मुकदमा करता है बी पे फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। मिस्टर बी अलेजेस द एक्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट ऑफ वे ऑन द लैंड विच द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो है जी इज रेलिवेंट एंड इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट्स। जो राइट ऑफ वे है वो एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्यूएसओ। एज पर आर्टिकल 2 सबसेक्शन बी कानून शहादत ऑर्डर 1984 डैश मीन्स एनी मैटर एक्सपेक्ट्स और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स फिगर्स मार्क्स। उसे क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आते हैं ना, यू नो, फिगर्स, लेटर्स और द नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 refers to all statements which the court permit or requires to be made before it by witnesses। तो रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी उन सबको क्या कहा जाता है? ओरल एविडेंस कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितनी भी स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 सबसेक्शन 1 डी ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, अ रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसको फैक्ट्स कहा जाता है। ठीक है। कोई भी चीज़ उसमें जो इंक्लूड होती है, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स। तो next as per article 2 subsection 2 of the कानून शहादत 1984 one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of the order relating to the right answer is option C relevancy of facts कहा जाता है। तो relevancy of facts is the right answer of this question। next question है as per article 2 subsection 6 of the कानून शहादत order 1984 a fact is said not to be proved when it is dash। the right answer is option C neither proved nor disproved। जो fact ना ही proved होता है ना ही disproved होता है। The next question is as per article 2 subsection 9 of the कानून शहादत order 1984 one fact is declared by the order to be conclusive proof of another the court shall on proof of the one fact regarded the other as proved। the right answer is the court shall not। तो shall not is the right answer of this question। the next question is as per article 3 of the कानून शहादत a person who has been convicted by court for perjury or giving false evidence is not a competent witness to perjury or false evidence देता है, वो competent witness नहीं unless the court is satisfied that। जब तक court satisfied नहीं होती the right answer is option D abstains from major sins publicly। वो बाहर आ जाता है जितने भी major sins हैं उनसे। next question है as per article 3 of the कानून शहादत order 1984 a lunatic is a competent witness to testify if he is not prevented by his lunacy from understanding the। जो lunatic है the right answer is
ऑप्शन डी क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर्स टू देम, क्योंकि जो लिनेटिक है वो भी क्वेश्चन समझ सकता है और उसका जवाब भी दे सकता है, जवाब दे सकता है, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। ये कहा जा रहा है इसमें अ पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर, एक जो बंदा है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकता, कॉम्पिटेंट नहीं है गवाही के लिए अगर उसमें क्या है, दो चीज़ें हैं जी, बोथ एंड भी, अगर पर्जरी है और अगर उसने गलत एविडेंस दी है तो फिर जो बंदा है वो एक कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई के लिए, शहादत के लिए, गवाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 4 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984, नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट व्हिच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट एज कोर्ट जज ही मे बी एग्जामिन्ड। द राइट आंसर इज है ऑप्शन ए, ही मे बी एग्जामिन्ड came to his knowledge in court such जो कि fine matters which occurred in his presence while as true. The next question है as per illustration to article 4 of the कानून शहादत 1984, A is accused to be father court of, तो the right answer of this question is H may be examined as to what occurred, उसको एग्जामिन किया जा सकता है कि क्या होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from dash official records relating to any affairs of state except with the permission of the officer at the head. The right answer is option D, unpublished. No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records जो हैं जो कि स्टेट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड है, उनसे गवाही नहीं दे सकता जब तक उसे जो स्टेट के हेड से वो परमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एज पर एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 6 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, official record related to the affairs of state includes documents concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or provincial government or any body corporation of the government set up or controlled by them, वही आ गया है। The next question है as per illustration A to article 9 of the कानून शहादत 1984, a client says to be an advocate, I wish to obtain possession of property by the use of a forge. The right answer is option B, not protected. इसकी जो है ना the communication वो not protected होगी, being made further and criminal purposes है not protected. Mr. Daud says to his attorney Mr. Behram that I wish to obtain possession of property by use of a forged document on which I request you to show that in the court. तो ये जो इनकी communication है जी, applying the rule envisaged in article 9 of कानून शहादत के तहत वो कहते हैं not privileged communication है, जो protected communication नहीं होती उसको कहते हैं not privileged communication. According to article 14 of कानून शहादत order 1984, no one shall be compelled to produce documents in his possession. अच्छा जी, किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा उसके जो डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपेल करने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज है एज पर आर्टिकल 15 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, अ विटनेस डैश बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू इन एनी सॉर्ट और इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट। तो ये जो है अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन टू एनी मैटर रेलेवेंट टू द मैटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 16 ऑफ द कानून शहादत 1984, an accomplice shall be a competent witness against an accused person except in the cases of an offence punishable with, the right answer is option B, the hadith and conviction is not illegal merely because it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice. Okay, so the next question, as per article 17 subsection 2 of the कानून शहादत 1984, it matters pertaining to financial or future obligation if reduced to writing, the instrument shall be attested by, the right answer is 2 men or 1 man, 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remain the others if necessary and evidence shall be light accordingly. The next question है as per article 18 of कानून शहादत order 1984, 18 कहता है जी फैक्ट्स इन इश्यूज के मतलब जो एविडेंसेस है वो पेश किए जा सकते हैं। देखा, द राइट आंसर इज है ऑप्शन सी, एविडेंसेस, जो एविडेंसेस हैं वो पेश किए जा सकते हैं फैक्ट्स इन इश्यूज के मैटर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज है जी which article of कानून शहादत order 1984 provides that evidence can be given regarding any fact in issue and relevant facts? The right answer is option B, आर्टिकल जो 18 है वो बात करता है रिगार्डिंग फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोस फैक्ट्स विच, रेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, तो अभी देख लेते हैं। द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी जो है वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, आर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट बाय द कानून शहादत ऑर्डर, जिन्हें डिक्लेयर करता है वो, और जो अपीयर्स टू बी रेलेवेंट फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, ये दोनों जो हैं ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। तो उसके बाद जो है जी मिस्टर ए सोज मिस्टर बी फॉर 1000 शोज हैं एंट्रीज इन अकाउंट बुक्स शोइंग मिस्टर बी टू बी इंटरप्टेड टू हिम दिस अमाउंट, द एंट्रीज आर डैश विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव दैट द रेलेवेंट है बट आर नॉट सफिशिएंट। ये जो फैक्ट्स हैं जो अभी उन्होंने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि रेलेवेंट तो है बट सफिशिएंट नहीं है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है वो है द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट टेस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल डैश ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। अच्छा, रेस्ट टेस्ट का मतलब होता है थिंग्स क्लोजली हैपेंड, ये सारी चीज़ें जो है रेलेवेंट फैक्ट्स में आती है और उनके मतलब गवाही दी जा सकती है, और इसका जो आर्टिकल डील करता है वो 19 है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी एज पर आर्टिकल 19 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर कनेक्टेड विद द, हाँ जी, फैक्ट्स विच दो इन इशू आर कनेक्टेड विद द डैश एज टू फॉर्म द राइट आंसर इज फैक्ट्स इन इशूज। ठीक है, वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस, चाहे वो सेम प्लेस और टाइम पे हो चाहे डिफरेंट प्लेस और टाइम पे हो, तो फैक्ट्स इन इशूज में आएंगे। एज पर इलस्ट्रेशन टू आर्टिकल 19 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 इज कास्ट ऑफ द मर्डर बी बाय बीटिंग हिम व्हाटएवर वाज सेड और डन बाय ए और बी bystanders is the right answer of this question, at the beating or so shortly before or after it has to form part of the transaction is a relevant fact। वो कहते हैं कि ये एक relevant fact
आर्टिकल 20 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 19 एक्सेप्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ एविडेंस, इनमें जो एविडेंस का रूल है वो कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन एविडेंस ऑफ फैक्ट्स सिमिलर टू बट नॉट पार्ट ऑफ मेन फैक्ट इज नॉट इन जनरल एडमिसिबल टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इलस्ट्रेशन सी टू आर्टिकल 21 of the कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 A is tried for the murder of B by poison fact that before the death of B poison similar to that which was administered to B is a relevant fact. ये एक relevant fact है जी. ये एग्जांपल दी है कि एक ने बी का मर्डर किया थ्रू पॉइजन, तो इट वाज रेलेवेंट फैक्ट. आर्टिकल 22 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विद, जो आर्टिकल 22 किसके साथ डील करता है? वो आइडेंटिफिकेशन पैरेड, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये. तो इसका राइट आंसर है फैक्ट्स नेसेसिटी टू एक्सप्लेन टू इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स. वो वाले फैक्ट्स जो बहुत ही जरूरी हैं रेलेवेंट फैक्ट्स के लिए, इसको एक्सप्लेन करता है. उसके बाद है आर्टिकल 22 कानूनी शहादत ऑर्डर जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? तो आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज मेड मी अ बेटर ऑफर. अच्छा, जो दिस स्टेटमेंट्स इज हैव रेलेवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट व्हिच इज रेलेवेंट एज इन फैक्ट इन इशू. तो ये जो है जी ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है. तो नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर कंटेन्स प्ली ऑफ एलिबाई. अच्छा, प्ली ऑफ एलिबाई पता क्या होती है? समवेयर एल्स, मुजरिम के मैं इस वाक़े के दौरान यहाँ नहीं था, कहीं और था, मेरा यहाँ आना मुमकिन ही नहीं है. तो इसको कौन सा आर्टिकल डील करता है? इसको आर्टिकल जो 24 है वो डील करता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है वो है एज पर आर्टिकल 24 सबसेक्शन 1 कानूनी शहादत ऑर्डर फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे आर डैश विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. ओके, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जी इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. तो इट वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है एज पर इलस्ट्रेशन ए टू आर्टिकल 27 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 इज ऑकर्ड ऑफ रिसीविंग स्टॉलन गुड नाइट. अच्छा, ये इसका आर्टिकल जो है हम 27 पढ़ रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेलेवेंट है जी. ही वाज इन पोजेशन ऑफ मेनी अदर स्टॉलन आर्टिकल्स रेलेवेंट एज स्टैंडिंग टू शो दैट ही नोज ईच. रेलेवेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर, ये इसका जो आर्टिकल 28 है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्सीडेंटल और इंटेंशनल act. There is a question whether an act was accidental or intentional or done with particular knowledge or intention. आर्टिकल 28 का था. ओके, आर्टिकल 31 सबसेक्शन 2 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का है जो स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट्स यूजिंग और सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आ रहे हैं, क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नॉट एडमिशंस. वो नॉट एडमिशंस नहीं है अनलेस दे वर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 32 क्या कहता है जी? ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी सूट्स फॉर ए नॉट कलेक्टिंग रेंट बी फ्रॉम सी टू बी डिनाइज दैट रेंट. तो ये जो इनकी है कम्युनिकेशन की क्या है? एंड एडमिशन है, ये भी ठीक है. तो रेलेवेंट फैक्ट है अगेंस्ट सेफ्टी नाइस दैट सी. इसके बाद है एज पर इलस्ट्रेशन टू आर्टिकल 33 ऑफ द कानूनी शहादत 1984 द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी साउंड. ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी नोज ऑल अबाउट इट. सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? जो सी की स्टेटमेंट है जी वो एडमिशन है, एन एडमिशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 34 क्या कहता है कि कौन रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. Admissions are relevant and may be proved. तो आर्टिकल 34 also talks about admissions. The next question is as per आर्टिकल 35 of the कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 oral admissions as to the contents of a document are, ये क्या है? ओरल ऑफ एडमिशन आर्टिकल 35 क्या कहता है कि नॉट रेलेवेंट है ये अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम, जब तक वो प्रपोजिंग पार्टी बस इनको प्रूफ नहीं करती. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ताहिर एंड हारिस आर जॉइंटली ट्राइड फॉर मर्डरिंग खावर. इट इज प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट दैट हारिस सेड दैट आई एंड ताहिर मर्डर्ड खावर फॉर मनी. देन द कोर्ट में कंसीडर दिस कन्फेशन एज प्रूफ अगेंस्ट हारिस और ताहिर के अगेंस्ट इसको एक प्रूफ समझेगा एंड कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट हारिस और ताहिर के. ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 डैश नो एडमिशंस इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन and express conditions are evidence of it is not be given or under circumstances from which the court can infer. अच्छा, इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन ए सिविल केसेस में जो है नो एडमिशन है, इस रेलेवेंट है इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस डिड नॉट बी गिवन. नेक्स्ट इज आर्टिकल 38 है कानूनी शहादत का ऑर्डर 1984 है नो कन्फेशन मेड टू अ डैश शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. द राइट आंसर इज अ पुलिस ऑफिसर. जो नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर के लिए कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर डैश बिफोर अ पुलिस ऑफिसर के जो कन्फेशन है वो क्या है? द राइट आंसर इज है ऑप्शन D cannot be proved against the person making it. प्रूव नहीं की जा सकती against the person making it confession before a police officer. The next question है which of the following is not a true statement. इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो जो है ट्रू नहीं है, यानी कि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. The right answer is option B all confessions are admissions but not vice versa. ये जो है जी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द क्वेश्चन वेदर अ कन्फेशन इज वॉलंटरी और नॉट. जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी है कि नहीं है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन ए इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. कन्फेशन जो है वो प्योर क्वेश्चन है फैक्ट का. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है एज पर आर्टिकल 41 ऑफ कानूनी शहादत 1984 सच अ कन्फेशन एज इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 37 कास्ट व्हेन इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस
तो इसका राइट आंसर है रेलेवेंट है जी ये। द ओपिनियन ऑफ कोर्ट बीन फुली रिमूव्ड, इट इज रेलेवेंट, ये रेलेवेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 42 ऑफ कानून शहादत A confession does not become irrelevant only because जो confession है वो irrelevant नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि the right answer is है option D. It was made when the confessor was drunk, क्योंकि ये confession जो थी तब की गई थी जब जो confessor था उसने drunk किया हुआ था, तो इसलिए। The next question is according to article 43 subsection F of कानून शहादत order 1984, when more persons than one are being tried jointly for the same offence and a confession is made by one such person is proved, the right answer is circumstantial evidence against such other person ये consider की जाएगी, ठीक है। It was the right answer of this question. The next question is as per article 45 of the कानून शहादत 1984, admissions are not conclusive proof of the matters admitted but they may operate as dash under the provisions of the कानून शहादत estoppels. The right answer is option is estoppels under the provisions of the कानून शहादत 1984. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है there are dash parties in estoppel, जो estoppel है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2 पार्टीज। जो estoppel है, estoppel में 2 पार्टीज होती हैं, ओनली 2 पार्टीज देयर आर इन estoppels. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 46 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 अमंग अदर डील विद, जो आर्टिकल 46 है वो किसके साथ डील करता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सॉरी बी डाइंग डिक्लेरेशन के साथ कानून शहादत ऑर्डर 1984 का जो आर्टिकल है वो 46 डील करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइंग डिक्लेरेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन रिलेट्स टू कॉज ऑफ हिज डेथ एज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट वाज अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेदर और नॉट, मतलब कि वो जो बंदा मरने वाला था तो उसकी जो होती है उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो अपना जो डाइंग डिक्लेरेशन बयान देता है तो वो होता है। एज पर आर्टिकल 46 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द डैश और एज टू एनी ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांसैक्शन has resulted in his death, the right answer is option A cause of his death. Then the statement is made by a person as to the cause of his death, अच्छा उसकी मौत की वजह से जो की जाती है। एज पर आर्टिकल 46 ऑफ कानून शहादत 1984 A सोस B for a label expressed in a painted as तो exposed in show window, the right answer is may be proved cannot be proved for crowd of spectators on these points, तो इसे प्रूव किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड इज, जो चाइल्ड है एक बच्चा है उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको क्या कहा जाता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एडमिसिबल, जो एक चाइल्ड की डाइंग डिक्लेरेशन है उसको एडमिसिबल कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एक्सपेक्शन टू जनरल रोल के लिए एक्सप्रेशन है दैट के द ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस जो है डायरेक्ट होगी किसके, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डाइंग डिक्लेरेशन के जो है जी एक्सेप्शन है जनरल रोल की एविडेंस शैल बी डायरेक्ट। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली kept in the course of business are relevant whenever they refer to matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability, the right answer is option C liability. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज पर आर्टिकल 54 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री व्हिच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल क्या है जी ये, एंड द क्वेश्चन इज द राइट आंसर इज whether such court ought to take cognizance of such suit to hold such trial. Okay, the right answer is है option A relevant fact है ये, जब जो है order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of such order holding a trial is है relevant fact है ये। next इसका जो question है article according to article 56 of the कानून शहादत order 1984 judgments orders or decrees other than those mentioned in article 55 are relevant if they relate to matters of a public nature, अगर वो public नेचर के जो मैटर्स हैं उनसे रिलेट करते हैं ना तो फिर वो रेलेवेंट है, ठीक है, टू द इंक्वायरी के लिए। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपर्ट मीन्स, एक्सपर्ट का क्या मतलब है, तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज है जी ऑप्शन सी अ पर्सन हु इज स्किल्ड बाय स्पेशल स्टडी, एक बंदे को जो स्पेशल स्टडी के लिए स्किल किया जाता है और एक्सपीरियंस एंड हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट का, जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज से एक्सपर्ट माना जाता है। एज पर आर्टिकल 60 कानून शहादत ऑर्डर 1984 द क्वेश्चन इज वेदर he was poisoned by a certain poison, the fact that the person who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to the symptoms of the poison is relevant, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है जी। तो आर्टिकल 60 ऑफ कानून शहादत के अकॉर्डिंग एज पर आर्टिकल 61 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 व्हेन द कोर्ट हैज टू डैश टू द पर्सन बाय whom any document was written or signed the opinion of any person acquainted with the handwriting by whom it is supposed to be written or signed that it was or it was not written, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू फॉर्म एन ओपिनियन व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन टू द पर्सन। तो डिवोर्स प्रोनाउंस ड्यूरिंग डेथ इलनेस इज, जो डेथ ड्यूरिंग डेथ इलनेस के दौरान जो डिवोर्स है प्रोनाउंस की जाती है वो क्या है, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जो
ड्यूरिंग डेथ इलनेस के डाइवर्स जो है वो प्रोनाउंस की जाती है, उसका राइट आंसर ऑप्शन सी इनवैलिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 ऑफ द कम्युनिटी चार्टर ऑर्डर 1984 इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर एंड कंडक्ट imputed to him is probable or rendering probable or improbable is the right answer of this question. के pairs from facts otherwise relevant. Okay, as per article 67 of the Qanun Shahadat 1984 in criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character is मतलब कि good character को पढ़ने किसको माना जाता है, right answer is है relevant. criminal proceeding the fact that the person accused is of a good character is relevant. good character का जो person है वो relevant है. इसके अंदर article 68 जो 68 article है वो क्या कहता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का जी है ऑप्शन ए, एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर एक्सेप्ट रिप्लाई इज इन एडमिसिबल. जो बैड करेक्टर है वो उसका जो एविडेंस है उसका रिप्लाई इज एडमिसिबल है. एज पर आर्टिकल 68 ऑफ द कानूनी शहादत इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड करेक्टर इज द राइट आंसर इज है ऑप्शन ए इररेलेवेंट है. जो अक्यूज्ड पर्सन अगर उसका बैड करेक्टर है तो वो जो है वो इररेलेवेंट है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है जी एज पर आर्टिकल 70 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 ऑल फैक्ट्स डैश में भी प्रूफ ओरल एविडेंस. जितने भी फैक्ट्स हैं ओरल एविडेंस को प्रूव करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. अच्छा, डॉक्यूमेंट के अलावा जितने भी जो एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं ना उन्हें ओरल एविडेंस कहा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में भी प्रूव्ड. जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो प्रूव किए जा सकते हैं किस तरह से? द राइट आंसर इज है ऑप्शन सी, इधर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस. जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो किस यहाँ तो प्राइमरी यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस के जरिए इनको कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 73 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द डैश ऑफ द कोर्ट. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज है जी बी, इंस्पेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्राइमरी एविडेंस के वो इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर आर्टिकल 74 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 मींस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियरइन आफ्टर. जी इसका जो है राइट आंसर है वो है सेकेंडरी एविडेंस is the right answer of this question. Next article 76 of the कानूनी शहादत 1984 deals with the cases where dash evidence may be given. कौन से केसेस से डील करता है, कौन सी गवाही वहाँ पे दी जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर? सेकेंडरी एविडेंस. आर्टिकल 76 कौन से केसेस को डील करता है? जहाँ सेकेंडरी एविडेंस दी जाती है उनको डील करता है. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 सब सेक्शन बी ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन ऑफ द एक्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हेन द एक्जिस्टेंस कंडीशन द राइट आंसर इज है रिटन admitted in writing by the person against whom it proved or by his representative in interest. The written admission is admissible. Written is the right answer of this question. Next question है according to article 82 of the Kaanun Shahadat Order 1984 if the attesting witness is denies or does not recollect the execution of the document its execution may be proved by other evidence. इसकी जो execution है वो prove की जाएगी other evidence के जरिए. तो other was the right answer of this question. Next question इसका जो है वो है जी which of the following is not public document. इनमें से कौन सा है जो public document नहीं है? The right answer of this question is option D, unregistered MOU between Faisal Steel Pvt Ltd and All Construction Pvt Ltd जो है जी ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर आर्टिकल 39 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट मैप्स और प्लान्स purporting to be made by the authority or the federal government or any provincial government were so made are accurate but maps or plans made for the purpose of any cause must be proved to be accurate. The right answer is option A, must be. द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है जो है वो है जी अकॉर्डिंग टू इलिस्ट्रेशन डी ऑफ आर्टिकल 103 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 ए एंटर्स इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन एम्स ए वाज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी देयर वैल्यू दिस फैक्ट मे बी प्रूव्ड. और नेक्स्ट क्वेश्चन एविडेंस में नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन जो एविडेंस है उसको कहाँ पे जो है प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज है ऑप्शन बी फैक्ट्स एडमिटेड. एविडेंस में नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन फैक्ट्स एडमिटेड. जहाँ पे फैक्ट्स एडमिट कर लिए जाए वहाँ पे जो एविडेंस उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 114 ऑफ द कानूनी शहादत 1984 इंटेंशनली एंड फर्स्टली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयरबाय इंड्यूसेस बी. द राइट आंसर इज है must not be. He must not be allowed to prove his want of title is the right answer of this question. As per Article 117 of Kaanun Shahadat Order 1984, if A desired a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed, A must prove that B has committed the crime. A को प्रूव करना पड़ेगा जी B ने क्राइम किया है अगर वो कोर्ट में जाता है तो. The next question is in a criminal case if the prosecution fails to discharge its burden. क्रिमिनल केस में जो प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है इसके बर्डन को डिस्चार्ज करने में तो इसका जो राइट आंसर है वो है द एक्यूज्ड इज एक्विटेड. फिर जो मुलजिम है उसको बरी कर दिया जाता है. द एक्यूज्ड इज एक्विटेड. इट वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन डैश वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। द राइट आंसर इज है जी दैट पर्सन। बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन, उस बंदे पे लाइज करता है जो नाकाम हो जाएगा इफ नो एविडेंस एट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। उसके बाद अंडर कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 ए सूज बी फॉर द लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन एंड which as A asserts was left to A by the will of C, B's father. In this scenario, the burden of proof lies on B. इस केस में जो burden of proof है वो किस पे लाइज करता है, वो B पे करता है। According to Article 124 of the कानूनी शहादत Order 1984, Article 124 of the कानूनी शहादत Order 1984, when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard or for 7 years by those who would naturally heard, इसका right answer है B, 7 years के लिए। As per Article 126 of the कानूनी शहादत Order 1984, when the question is whether any person is the owner of anything of which he is shown to be in dash, the burden of proving that he is not the owner is in the proven who affirms that he is not the owner। Possession की बात हो रही है which he is shown to be in the possession, the burden of proving the right answer is option A, possession। The next question is as per Article 128 of कानूनी शहादत 1984, the fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man and not earlier than the expiration of 6 lunar months। The right answer of this question is the 6 lunar months from the date of the marriage। The next question है examination in chief is, जो examination in chief है वो क्या है? The right answer is option B, the examination of witness by party who called। examination witness की examination उस party से जो उसको बुलाती है, it is called the examination in chief। The next question is the subsequent examination of a witness by the party who called him after he has been cross examined by the adverse party, इसे है the right answer of this question है जी re-examination। the party जो उसे बुलाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी से क्रॉस री एग्जामिनेशन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट 10। अकम्प्लिस जो है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट का 10 किस लिए? द राइट आंसर इज है ऑप्शन ए, हिज स्टेटमेंट नीड्स कोरोबोरेशन, इसकी जो स्टेटमेंट है उसको कोरोबोरेशन की नीड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to article 133 subsection 3 of the कानूनी शहादत order 1984, the re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross examination। the right answer is है cross examine, ठीक है। the adverse party may further cross examine that matter is the right answer of this question। the next question is as per article 138 of the कानूनी शहादत order 1984, leading questions may be asked in, जो leading question को होते हैं कौन से जिसका आपने आंसर yes or no में करना होता है, तो वो कहते हैं कि वो किस वक्त पूछे जाते हैं, तो the right answer is option B, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जाते हैं और आपने बस yes or no में जवाब देना होता है। the next question is as per article 141 subsection 3 of the कानूनी शहादत 1984, when a witness is cross examined he, जब एक बंदा जो witness है उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो ही राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मे बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच टेंड टू शेक हिज क्रेडिट, ओके। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 146 ऑफ कानूनी शहादत 1984, द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन और इंक्वायरीज व्हिच इट रिकॉर्ड एज ऑल सच क्वेश्चंस और इंक्वायरीज में हैव सम बेयरिंग ऑन द इंडिसेंट एंड स्कैंडलियस। अच्छा, वो कहते हैं जी द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन और इंक्वायरीज व्हिच इट रिकॉर्ड, जो कोर्ट है ऐसे क्वेश्चन से मना भी कर सकते हैं और अगर ये कंपल्सरी हो तो कोर्ट अपनी परमिशन से पूछा भी जा सकता है। एज पर आर्टिकल 148 ऑफ द कानूनी शहादत 1944, द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन व्हिच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू डैश, और मतलब कि इंसल्ट और इनॉय वाला होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, और व्हिच द प्रॉपर इन इटसेल्फ अपीयर्स टू द कोर्ट नीडलेस ऑफेंसिव इन फॉर्म। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इलस्ट्रेशन बी टू आर्टिकल 149 ऑफ द कानूनी शहादत 1984, a witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty, he denies it, evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty, the evidence is, तो ये वाली जो एविडेंस है वो क्या होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट एडमिसिबल होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 150 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन परमिट द पर्सन, उस बंदे को इजाजत देती है कॉल द विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम व्हिच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी, जिसको पुट किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो आर्टिकल 151 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विद, जो 151 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल है वो डील करता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस जो है उसके साथ डील करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस में भी इम्पीच्ड बाय द, जो विटनेस का क्रेडिट है वो कैसे इम्पीच हो सकता है, किया जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एडवर्स पार्टी एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट पार्टी हु कॉल्स हिम, यहाँ तो एडवर्स पार्टी कर सकती है विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच, या फिर जो कोर्ट है उसको बुलाती है। वो एज पर आर्टिकल 160 ऑफ द कानूनी शहादत 1984, व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट व्हिच ही हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स द डॉक्यूमेंट इज एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैन नॉट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन, जो लीडिंग क्वेश्चन है वो कब पूछे जा सकते हैं, कि कौन सी सिचुएशन में जो लीडिंग क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। द राइट आंसर इज है ऑप्शन बी,
क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एज पर आर्टिकल 163 ऑफ द कानून शहादत 1984 व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम द कोर्ट डैश ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ कॉल्स अपॉन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम और नॉट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शैल। द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम और नॉट। द नेक्स्ट question is, as per article 163 subsection 1 of the Kanun Shahadat order 1984, when the plaintiff takes oath in support of his claim, the court shall on the application of the plaintiff call upon the defendant to deny the claim or not. The right answer of this question is option B, to deny or deny कर देगी the claim or not पे। The next question is, under article 164 of Kanun Shahadat order 1984, if production of any evidence has become possible because of modern device, then the right answer is option C, it is on the discretion of the court। ये discretion of the court है to consider some such evidence, ऐसे evidence को। The next question is, as per article 164 of the Kanun Shahadat 1984, in cases wherein the court may consider appropriate, the court dash allowed to be produced any evidence that may have become available because of modern devices or techniques, the court may allow to be produced is the right answer of this question। The next question is, under article 164 of Kanun Shahadat 1984, a CCTV footage of an incident which is a fact in issue in a case is admissible in evidence before court के एविडेंस के तौर पर जो है जी बिफोर कोर्ट एडमिसिबल है सीसीटीवी फुटेज जो है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल बी प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। क्यूएसओ का फॉर लॉग एड के लिए जितना भी सिलेबस था वो हमने कवर कर लिया है। फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस पेमेंट स्टडी स्टूडेंट वन पेपर आंसर प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट काशिफा 786। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।